जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कुछ इसकी शॉर्ट डेफिनेशन करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज? A single value which represents the whole given data is called statistical average. A single value which represents the whole given data is called average or statistical average. पहले भी बताई थी जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि सिंगल वैल्यू जो उस डाटे को रिप्रेजेंट करे उसको हम सिंपली औसत कहते हैं या शुमारियाती औसत कहते हैं। आमतौर पर कोई किसी से पूछता है कि जी आपके औसत मार्क क्या है, आपके एवरेज मार्क्स क्या है, तो आप कह देते हैं जी मेरे 75 एवरेज मार्क्स हैं। तो ये 75 एक्चुअली आपके तमाम सब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, तो उसी को हम एवरेज कहते हैं। अब डाटा तो बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए किसी एक वैल्यू का बताना वो एवरेज कहलाती है। उस एवरेज की आगे ज़ाहिर है हमने टाइप्स पढ़ी थी, मैथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। वो डाटे की नोयत पर डिपेंड करती है कैसा डाटा हो और कौन सी एवरेज में हम। मुख्तसरन हम यही कह सकते हैं कि सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल गिवन डाटा इज कॉल्ड एन एवरेज। दूसरी दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? The measures which tend to lie in the center of data are called measures of central tendency. They are also called measures of location because they locate the center of data. अब यह है कि measure of central tendency का क्या मतलब है? The measures, ऐसे measures जैसे अरिथमेटिक मीन भी measure है, ज्योमेट्रिक मीन भी, हार्मोनिक मीन भी, मीडियन भी, मॉड भी, विच ये सारे पांचों एवरेजेस हैं, ये डाटे के सेंटर को बताती है कि उस डाटे की सेंट्रल पोजीशन क्या है, उसकी एवरेज क्या है। उसी को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। टेंडेंसी उर्दू में इसको रुझान कहते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मरकजी रुझान के पैमाने। दे आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ लोकेशन बिकॉज दे लोकेट द सेंटर ऑफ डाटा। मीडियन जैसे है, ये डाटे का सेंटर लोकेट करती है, तो इसको हम इस वजह से कहते हैं कि मेजर्स ऑफ लोकेशन भी है। तीसरा है, व्हाई आर एवरेजेस आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इन एवरेजेस को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? Averages are also called measures of central tendency because they tend to lie in the center of data. तो सिंपली है क्योंकि ये डाटा के सेंटर में लाई करती हैं, इसी वजह से इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट 4 है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एवरेज? नेम ऑफ एवरेज, अदर इसके क्या नाम? अदर नेम्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन, ये इसके दो नाम हैं एवरेज के, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन। Enlist the four properties या qualities criteria of good average. Properties of good average, ये मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का उस वक्त भी हमने ये पढ़ी थी कि गुड एवरेज कौन सी है, या उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, या उसकी क्या खसूसियात हैं। इन पांचों एवरेजेस में से अच्छी एवरेज कौन सी होगी, उसकी चंद ये खसूसियात जहन में रखनी चाहिए। तो ये हम उसको जज करेंगे कि उसकी पहली खसूसियत होनी चाहिए, इट इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है वो उसकी कोई डेफिनेशन भी मौजूद हो, कोई उसका फार्मूला मौजूद हो, उसको हम वजाहत से एक्सप्लेन कर सके, समझा सके। दूसरी एवरेज है, इट यूजेस ऑल दी वैल्यूज। ऐसी एवरेज होनी चाहिए जो डाटा की तमाम वैल्यूज को यूज करे, किसी वैल्यू को इग्नोर मत करे। तीसरी है, इट इज एबल फॉर मोर एक्शन, फर्दर भी हम उस एवरेज को यूज कर सकें। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, वो आसानी से समझ आने वाली हो और हल होने वाली हो, सॉल्व करने वाली। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ऐसी एवरेज होनी चाहिए जो एक्सट्रीम वैल्यू से मुतासिर ना हो। एक्सट्रीम वैल्यू लार्ज वैल्यूज को कहते हैं, उधर से इंतहाई स्मॉल वैल्यूज को भी कहते हैं। इट इज स्टेबल इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट,
अगर एक्सपेरिमेंट को बार बार भी करें तो वो एवरेज स्टेबल हो, उसकी एवरेज मुतासिर नहीं होनी चाहिए, वो एक स्टेबल आंसर आना चाहिए उसका। जी समझ आ गई, एवरेज रिपीट हुई है, कोई बताए? जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। 6 है, नेम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज के नाम बताएं कौन कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज। एक, हम दो हिस्सों में एवरेजेस को डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकल एवरेज और एवरेज ऑफ पोजीशन। इट्स टाइप्स आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये तीन को हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। इन दो को कहते हैं मीडियन एंड मोड एवरेज ऑफ पोजीशन, या एवरेज ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं। दो हिस्सों में हम ये इस एवरेज को डिवाइड करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट है, इसकी अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है? डिफाइन अरिथमेटिक मीन, गिव द फार्मूला फॉर इट्स कैलकुलेशन। इसका फार्मूला भी पता है। ए वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज बाय देयर नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अब आपने अरिथमेटिक मीन जब फाइंड किया था तो क्या किया था? वैल्यूज को सम अप किया था और उनके नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड किया था। उसी की इंग्लिश लिख लेनी है कि a value obtained by dividing the sum of value by their number is called arithmetic mean. It is denoted by x bar. एग्जाम्पल दी हुई है कि if x1, x2, x3, xn are n values then arithmetic mean is given by, इन सब वैल्यूज को जमा किया समेशन x ओवर n। ये है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। अगर आप f का इजाफा कर दें तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन f, ये ग्रुप डाटा के लिए हो जाएगा इसका फार्मूला। Which average represents the data when total of all values is shared equally? कौन सी एवरेज यूज करेंगे जब तमाम वैल्यूज का शेयर जो है इक्वल हो, यानी इक्वली इम्पोर्टेंट हो, तमाम वैल्यूज इक्वली इम्पोर्टेंट हो, तो कौन सी यूज करेंगे? तो वो यही एवरेज हम यूज करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज द एवरेज व्हिच रिप्रेजेंट्स द डाटा व्हेन टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज इज शेयर्ड इक्वली। जब तमाम वैल्यूज का शेयर इक्वल हो, इम्पोर्टेंस इक्वल हो, तो फिर हम अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। अगर इक्वल ना हो तो फिर हम आगे पढ़ेंगे उसको वेटेड मीन निकालते हैं। जहाँ इक्वली इम्पोर्टेंस ना हो तमाम वैल्यूज को, वहाँ वेटेड मीन। जहाँ इक्वली इम्पोर्टेंस हो तमाम वैल्यूज को, तो वहाँ अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 9 है शॉर्ट क्वेश्चन में कि अगर फाइंड समीशन एक्स इफ एक्स बार 15 है और एन 10 है। अब खुद फाइंड करना है कि एक्स बार गिवन है, एन गिवन। अब फार्मूला सिंपल पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब एक्स बार का आंसर गिवन है 15 एवरेज, नंबर ऑफ वैल्यूज भी गिवन है, तो इसको इधर जाकर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 10। तो जो चीज़ एक साइड पे इक्वेशन के डिवाइड हो रही हो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये सम आ गया। तो 150। इस तक छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। ये एक है, इसका बी पार्ट है, मीन ऑफ एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 पर्सन वाज फाउंड टू बी ये 100 लोग हैं, उसकी जो मीन एज आई है, एवरेज एज आया है, वो है 32.06। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट एज 57 वाज मिसरीड 27। वो कहते हैं कि इस डाटे में 100 का जो डाटा था उसमें ये बाद में पता चला कि किसी की जो एज 57 थी उसको गलती से लिखा गया, पढ़ा गया, जमा किया गया 27। अब करेक्ट मीन बताएं। जाहिर है जब एक वैल्यू डाटे में गलत फीड हो जाए तो जवाब भी गलत आएगा। अब आप बाद में पता चल गया कि असल वैल्यू तो वो 27 थी और जो 27 57 थी और उसको 27 पढ़ा गया। अब ये गलत वैल्यू हो गई, ये सही वैल्यू हो गई। अब सही जवाब बताएं। पहले तो आप गिवन इन्फॉर्मेशन लिखें कि n 100 है और मीन 32.06 है, करेक्ट वैल्यू 57 है, इनकरेक्ट वैल्यू 27। अब आप एक्स बार करेक्ट चाहिए, यानी करेक्टेड मीन चाहिए। तो पहले तो आप एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन फार्मूला लिखा, एक्स बार जो आपको गिवन है वो लिखा, n 100 गिवन है वो लिखा, तो यहाँ से हमने सम निकाला। तो ये एक्चुअली जो 100 लोग थे
उनका सम है 3206। अब इसमें से आपने जो गलत वैल्यू थी वो माइनस करनी है, जो सही वैल्यू थी वो जमा करनी है टोटल। अब ये करेक्ट वैल्यू 57 थी, वो प्लस कर दी, गलत वैल्यू -27 थी, वो माइनस कर दी। ये जो टोटल आया है ये टोटल करेक्ट आया है, करेक्ट टोटल आ गया। अब इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो ये सही आंसर है 32.36। ये सवाल ऐसे है जैसे मैं कहूँ कि 5, 6, 7 को जमा करें, तो जल्दी से किसी ने 5, 6, 8 जमा कर लिया। अब मैंने कहा 7 था, आप लोगों ने 8 जमा कर लिया, उसका जवाब निकाल के दे दिया। बाद में पता चला कि आपने जो वैल्यू 8 जमा की थी उसकी जगह तो 7 लिखना था। फिर आपने क्या करना है, उसका टोटल निकालना है, टोटल में से जो गलत वैल्यू है वो माइनस करनी है, सही वैल्यू जमा करनी है, दोबारा से एन पे तकसीम कर देना है, उसकी एवरेज आ। इस सवाल में कोई कंफ्यूजन हो जो अभी मैंने समझाया, ये अहम सवाल। नो कन्फ्यूजन सर, सिंपल है। अच्छा जी, 10 है, इफ यू हैव समीशन एफ एक्स, अब ग्रुप डाटा का ये सम दिया हुआ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 30। कैन वी फाइंड मीन एंड व्हाट इज, क्या हम मीन फाइंड कर सकते हैं और वो क्या है? हाँ, ये सिंपल है, फार्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा। आपको तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये गिवन है 308 डिवाइड बाई 30, ये आंसर है। नेक्स्ट है, वाई अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा डाइवर्ज, यानी चेंज इफ द सेम डाटा वर grouped into a frequency distribution. Arithmetic mean calculated from ungrouped data and group data do not tally because in group data it is assumed that all values lie at the center of each class, which actually is not true. ये समझने वाला सवाल है। कहता है arithmetic mean of ungrouped data if the same data were grouped into a frequency distribution. कहता है आपके पास अनग्रुप डाटा है, उसका अरिथमेटिक मीन निकालें, फिर उसी डाटा का ग्रुप डाटा बनाए तो फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकालें, दोनों के जवाब में फर्क क्यों होता है, चेंज क्यों होता है, वो वजह बतानी। उसकी रीजन ये होती है कि जब हम ग्रुप बनाते हैं 45 से 50, 50, 55, 55 से 60, फिर हम उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, एक्चुअली वो मिड पॉइंट अनग्रुप डाटा में होता नहीं। उस एरर की वजह से सेम आंसर नहीं आता, लेकिन करीब करीब होता है। यही रीजन बताई गई है, क्योंकि हम उसका मिड पॉइंट होता है जो कि वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता, इस वजह से वो आंसर चेंज है। आप कोई मिसाल भी कर लीजिएगा कि चैप्टर सेकंड में अनग्रुप डाटा था, उसका अरिथमेटिक मीन निकालें, फिर उसी डाटा का ग्रुप डाटा है उसका मीन निकालें, तो दोनों को मीन में थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में के क्या फवायद हैं, एडवांटेजेस या मेरिट्स का लफ्ज भी आ सकता है इसकी जगह पर ना। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक, मेरिट्स ये दिया हुआ है, बल्कि एडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, इट इज वेल डिफाइंड, इट यूजेस ऑल द वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन जो है वो वेल डिफाइंड है, यानी इसका आपने बाकायदा तौर पर डेफिनेशन लिखी, उसका फार्मूला लिखा, और फिर इसलिए उसको वेल डिफाइंड कहा गया। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी थी कि इट यूजेस ऑल दी वैल्यूज। आपने देखा जब हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकाला, अगर 10 वैल्यूज हैं तो 10 को जमा किया, उनकी तादाद पर तकसीम किया, इसलिए ये कहा गया कि अरिथमेटिक मीन एवरेज कोई वैल्यू इग्नोर नहीं करती, कोई मिस नहीं करती, ये तमाम वैल्यूज को यूज करती है। इट इज एबल फॉर मोर एक्शन, ये आगे हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में है, इसका फर्दर भी इन्फ्रेंस में इस्तेमाल होता है इस एवरेज का। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी काइंड ऑफ डाटा, जिस किस्म का भी डाटा आ जाए एवरेज ये रिजल्ट बता देगी, चाहे वो सही होगा या गलत होगा, आपने कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि सिंपल जमा करना होता है, उनकी तादाद पर तकसीम करना होता है। अच्छा, व्हाट आर दी डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, या डिसएडवांटेजेस का लफ्ज भी आ सकता है। व्हाट आर दी डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक, डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, इट इज अनस्टेबल इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में अनस्टेबल है, यानी एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट की एवरेज निकाली, उसका आंसर चेंज हो सकता है, फिर दोबारा हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसका एवरेज निकाली, फिर थोड़ा सी चेंज हो सकती है, तो इसलिए इसको अनस्टेबल, स्टेबल नहीं। इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज। किसी आपकी क्लास में एक स्टूडेंट के 2 नंबर आए, एक के 4 आए, एक के 3 है, एक के 100 आ गए,
अब ये जिसके नंबर 100 हैं उस वजह से आपकी ओवरऑल क्लास की एवरेज बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, ये इसका मतलब है कि अफेक्ट हो जाएगी। लार्ज वैल्यू से अरिथमेटिक मीन अफेक्ट होती है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू इज मिसिंग। हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था ना कि इट यूजेस ऑल वैल्यूज। अब जब एक वैल्यू डाटा में मौजूद ना हो तो उस वक्त तक हम अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते, ये इसके डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका मीन है मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस 73, 38, ए 17, 35, 25, 23, 34 इज, ये एवरेज है 43 और ये 8 वैल्यूज हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। अब आपको एवरेज ये गिवन है और 8 है, एन 8 है, मीन ऑफ 8 नंबर्स 43 है, टोटल क्या हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 43 से तो ये 354 आ जाएगा, ये सम आ गया यानी ये समीशन एक्स आ गया। अब टोटल ऑफ 8 नंबर्स कितना हो जाएगा, 245 प्लस ए। अब 245 प्लस ए, अब ए की वैल्यू आपको चाहिए, ये 245 कहाँ से आया, इनका सम आया है, ये 7 वैल्यूज का यहाँ और प्लस ए, ये दोनों को बराबर होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, जो मिसिंग वैल्यू है वो 99 आ गई। 15 है, 15 तक हम कर लेते हैं आज। मीन ऑफ n वैल्यूज इज 10, n वैल्यूज हैं उसका मीन 10 है। इफ न्यू वैल्यू 25 इज इंक्लूडेड इन द मीन बिकम्स 11। एक न्यू वैल्यू 25 को है उस डाटा में शामिल किया जाता है, फिर उसका मीन 11 आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू बतानी है। अब मीन ऑफ n वैल्यूज 10 है, टोटल ऑफ n वैल्यूज 10n हो जाएगा, जाहिर है समीशन x इज इक्वल टू n x बार होता है। न्यू वैल्यू यानी पहले n वैल्यू थी, एक इजाफी हो गई तो n प्लस 1 हो जाएंगी, वो 25 है। अब टोटल ऑफ n प्लस 1 वैल्यू तो 25 और n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 10n हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ n प्लस 1 वैल्यू वो 11 है, ये यहाँ पे गिवन। अब हमें पता है कि x बार का फार्मूला समीशन x ओवर n, x बार 11 आ गया और ये सम 25 प्लस 10 आ गया, n की तादाद हो जाएगी n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी ये 40। जी यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, जो 15 क्वेश्चंस हमने शॉर्ट डिस्कस किए। नहीं सर, क्लियर है सारा। कल वाले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से कोई बताए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये नोट्स वगैरह हैं आपके पास सॉल्व, ये क्वेश्चन 15 सर हमारी बुक में तो सॉल्व नहीं है। आप न्यू बुक ले लेना, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। सर न्यू बुक है मेरे पास, उसमें नहीं। जी सर। हाँ इसकी मार्केट से सोल्यूशन बुक मिल जाती है, लेकिन कोशिश तो करें आप खुद सॉल्व करें ना, जो ना आए वो मुझसे पूछना है। सर वैसे अगर आपके पास कोई नोट्स हो तो सेंड कर दें इसके सॉल्व सर। नहीं मेरे पास नोट्स तो नहीं है, ये आपकी क्लास फेलोज में से अक्सर लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से शेयर कर लें तो अच्छी बात है, दूसरों को भी फायदा हो जाएगा ठीक आप। है, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। जी ये आयशा खलील मौजूद है क्लास में। आयशा खलील। जी सर क्लास में। हाँ जी, आपने एक्सरसाइज के सवाल किए हैं। जी सर किए हैं, बस कल वाले रहते हैं। अच्छा हाँ, वो साथ साथ मुकम्मल करें। जी जिश सर कर रही हूँ साथ साथ। ठीक है, थैंक यू। जीशान असलम।
यस सर। आप भी सॉल्व कर रहे हैं? यस सर, कर रहा हूँ साथ साथ ही। अच्छा ठीक है, शाबाश। फैसल, फैसल शाह। यस सर। हाँ जी, आप सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज? जी सर। जुहेब हसन। जुहेब हसन। यस सर। हाँ जी, यस सर सर। आप पढ़ रहे हैं साथ साथ? यस सर सर पढ़ रहे। अच्छा, शाबाश। हाँ जी, ये ईमान गुल, ऐमन गुल है या ईमान गुल है? आप पढ़ रही हैं? ईमान गुल, आप बताइए, आप अपना अटेंडेंस यहाँ शो करें कि आप मौजूद हैं। ईमान गुल, वरना absent हो जाएंगी। चलें जी, ये ईमान गुल लगता है absent है। सज्जाद इकबाल। सज्जाद इकबाल। सर ये साजिदा इकबाल है 59। अच्छा जी, साजिदा इकबाल, आप मौजूद हैं? अच्छा जी। हाँ जी, अब तक जो लेक्चर हुए हैं, कोई सवाल पूछना हो तो पूछें। जी सर, मैं मौजूद हूँ। अच्छा जी, ठीक है, शाबाश। कल मैंने रिकॉर्डेड सर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो कल आपने काम दिया था करने के लिए सर, उसमें हार्मोनिक मीन वाला टॉपिक नहीं है। उसका 111 पेज नंबर पे लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, 48 और 49। सर उनका मेथड तो बता दें थोड़ा सा। 48 एक्सरसाइज के? जी सर। 48 एंड 49। उसने किसी और ने किया है ये 48 और 49? यस सर 48 हो गया था, 49 मेरा भी रहता है। हाँ चलें, ये देखें ज़रा। 48 में दोबारा भी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज बीन derived फ्रॉम द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन इफ d इज इक्वल टू x माइनस 18 पॉइंट हार्मोनिक। अब ये एक्चुअली डाटा आपको डेविएशन करके दिया गया है। आपको हार्मोनिक मीन के लिए x की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर d इज इक्वल टू x माइनस 18 है, तो आपने फाइंड करना है यहाँ से x। तो x फाइंड करेंगे, ये d प्लस 18 हो जाएगा। आप एक कॉलम और x का बनाएंगे, d प्लस 18। हर वैल्यू में आप 18 प्लस करेंगे, यानी -4 प्लस 18, 0 प्लस 18, 4 प्लस 18, 8 प्लस 18, 12 प्लस 18। तो फिर आपके पास x आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट कॉलम में f ओवर x बना लेंगे और उसका सम करेंगे, समीशन f ओवर x हो जाएगा। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये समझना था कि यहाँ पे x पॉइंट करना है। आगे जी समझिए 48। यस सर। जी सर समझ आ गई सर। ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली, बस आंसर में थोड़ा मसला आ रहा था। हाँ नहीं, दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह 49 में भाई इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे भी आपको x चाहिए। u और f गिवन है, x निकालना है। अब देखिए, u गिवन है आपको x माइनस 136.5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से आपको x सेपरेट करेंगे, ये 2u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u। फिर 1 माइनस 136.5 है, ये वहां जाकर प्लस हो जाएगा। x का फार्मूला बन जाएगा 2u प्लस 136.5। अब u की वैल्यू इसमें रिप्लेस करते रहेंगे तो x की वैल्यू आती रहेंगी। यहाँ पे भी आपने x फाइंड करना है, फिर आगे जाकर f ओवर x निकालना है।
जी आगे समझिए 49 की क्लियर है सर। एक्स कैसे निकालेंगे। यस सर। हाँ इसकी इक्वेशन बना लेनी है। 2u हो जाएगा प्लस 136.5। फिर u की वैल्यू -1 पुट करेंगे पहले, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, आपके पास x आ जाएगा। फिर आगे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको u से x बनाना आना चाहिए और x से u बनाना आना चाहिए। रेसिप्रोकल भी उसका प्रोसीजर आना चाहिए, फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी कोई और सवाल किसी का? है किसी का सवाल जी और? नो सर, ओके सर। यू चलें जी, ये CR आप अटेंडेंस भेज दीजिएगा फिर। यहाँ तक आपको अब नेक्स्ट जी क्लासेस सर, मैंने मार्क कर लिया, सेंड कर दूँ। हाँ फिर जो है वो ये 4 को 4 छुट्टियाँ मिल गई। फिर आपने ये रिवाइज करना है। जहाँ जिनको मसला हो एक दूसरे से पूछ भी लिया करें, ग्रुप में सेंड कर दिया करें। जिसने उसको सॉल्व किया होगा तो वो सेंड कर दिया करेगा। कंजूसी नहीं करनी कि एक ने सॉल्व कर लिया, कोई पूछ रहा है तो उसने नहीं बताया। इसमें ये बहुत बड़ा गुनाह होता है कि एक इल्म आप इल्म में कोई चीज़ है और दूसरे ने पूछा और आपने ना बताया, वो छुपाया, तो इसके गुनाह होगा आपको। इसलिए जो आपको चीज़ समझ आ जाती है, कोई दूसरा पूछता है तो उसको ज़रूर बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।